गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में 9th चैप्टर चल रहा है। आज देखते हैं अनुबंध अधिनियम की शब्दावली। शब्दावली को आपको ठीक प्रकार से समझना जरूरी है। यहाँ अगर आप शब्द को नहीं पकड़ पाए तो 10th चैप्टर आपको समझ में नहीं आ सके। तो शब्दावली में देखिए, पहला पॉइंट ठहराव। ठहराव मीन्स एग्रीमेंट। ठहराव वो वचन है जो प्रस्ताव की स्वीकृति से उत्पन्न होता है। एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्ष स्वीकार करता है, तो ठहराव बन जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। अर्थात ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, केवल वे ठहराव ही अनुबंध बन पाते हैं जिन्हें कानून द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, केवल वे ठहराव अनुबंध बन पाते हैं जिनको कानून द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, तो ऐसे ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, लेकिन सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। क्योंकि अनुबंध करेंगे तो ठहराव करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। केवल वे ठहराव अनुबंध बन पाते हैं जिन्हें कानून द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वैध अनुबंध। वह अनुबंध जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो तथा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता हो, वैध अनुबंध कहलाता है। ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, जिस पर राजनियम लागू होता हो, और जो पक्षकारों के मध्य कुछ वैधानिक दायित्व, कुछ वैधानिक राइट्स उत्पन्न करता हो, तो ऐसा अनुबंध वैध अनुबंध कहलाता है। व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव वह ठहराव जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ऐसा ठहराव जिस पर राजनियम लागू नहीं होता है या राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, उसके बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता है, व्यर्थ ठहराव कहलाता है। ऐसे ठहराव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। व्यर्थ ठहराव है तो उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। बेटा कब आता है? जब तू बुलाएगी जब आ जाएगा। मतलब कानून द्वारा जिसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, यानी जिस पर कानून लागू नहीं होता है। अवैध के साथ कोई ठहराव किया गया है, प्रारंभ से ही व्यर्थ है। कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती है। पागल के साथ में ठहराव कर लिया, कोई भी पार्टी नहीं जा सकती है। व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव कर लिया, ऐसा ठहराव व्यर्थ है। किसी वयस्क व्यक्ति की शादी में रुकावट डालने का ठहराव कर लिया, ऐसा ठहराव व्यर्थ है। इन पर कानून लागू नहीं होता, राजनियम द्वारा इसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे ठहराव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। कानूनी प्रभाव कब होगा? जब न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे ठहराव के लिए न्यायालय में जा ही नहीं सकते। अगला देखिए, व्यर्थ अनुबंध। वह अनुबंध जो करते समय तो वैध होता है,
लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण व्यर्थ हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि कई अनुबंध ऐसे होते हैं जो करते समय तो सही होते हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राम ने श्याम से कहा कि अगर तुम रीटा से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। न राम को पता है न श्याम को पता है कि रीटा मर चुकी है, तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट क्या है? व्यर्थ, बेकार है। नेक्स्ट देखिए, व्यर्थनीय ठहराव। वह ठहराव जो एक पक्षकार की इच्छा पर तो व्यर्थ होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर नहीं। एक पक्षकार की इच्छा पर तो व्यर्थ हो जाता है, लेकिन दूसरा पक्षकार अगर नहीं मानता है तो न्यायालय जा सकता है। ऐसा ठहराव व्यर्थनीय ठहराव कहलाता है। नेक्स्ट, अवैध ठहराव। अवैध ठहराव वह ठहराव जो स्पष्ट रूप से कानून द्वारा वर्जित हो, अवैध ठहराव कहलाता है। जिसको कानून ने वर्जित घोषित कर दिया है, ऐसा ठहराव अवैध ठहराव कहलाता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, बेकार है, प्रारंभ से ही बेकार है। नेक्स्ट देखिए, अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध जो वैध तो होता है, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अनुबंध वैध है, लेकिन कुछ कमियां ऐसी रह गई, तकनीकी कमियां, कि उसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ऐसा अनुबंध कानूनी और तकनीकी कमियों को दूर करने के बाद प्रवर्तित कराया जा सकता है, तो ये कहलाता है अपरिवर्तनीय अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध वह अनुबंध जिसमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृति, अनुबंध की शर्तों को लिखित या मौखिक रूप में स्पष्ट करते हैं, तो स्पष्ट अनुबंध कहलाता है। अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, या तो लिखित में करें या फिर मौखिक करें, तो ऐसा अनुबंध स्पष्ट अनुबंध कहलाता है। अगला देखिए, गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध लिखित या मौखिक नहीं होता है, बल्कि आचरण द्वारा स्पष्ट होता है, जो पक्षकारों के कार्यों या आचरण से प्रकट होता है, न कि लिखित या मौखिक शब्दों में, तो ऐसा अनुबंध गर्भित अनुबंध कहलाता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, पार्टनर, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, उनमें एक प्रकार आया था प्रदर्शन द्वारा साझेदार, यानी वो साझेदार नहीं है, लेकिन अपने आचरण से यह प्रकट करता है कि मैं भी फर्म का साझेदार हूं, और वो किसी के साथ अगर अनुबंध कर लेता है तो वो गर्भित अनुबंध कहलाए। नेक्स्ट देखें, अर्थ अनुबंध।
अर्ध अनुबंध का क्या मतलब है? आधा अनुबंध? नहीं, यह वह अनुबंध है जिसे पक्षकार वचनों का आपसी आदान प्रदान करके नहीं करते हैं, बल्कि कानून द्वारा उन पर थोप दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बिफोर लास्ट ईयर, अर्ध अनुबंध क्या है, इसके प्रकार बताइए। 10 चैप्टर में देखेंगे प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, कानून कैसे थोपता है अनुबंध को? राम ने गैस कंपनी से सिलेंडर मंगाया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका है? गैस कंपनी से किसका कॉन्ट्रैक्ट है? राम का। राम ने गैस कंपनी से सिलेंडर मंगाया, गैस कंपनी वाले गलती से श्याम के घर पर दे गए, अब पैसा कौन देगा? श्याम क्यों देगा? श्याम का तो गैस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। श्याम का गैस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सिलेंडर श्याम ने मंगाया है, कॉन्ट्रैक्ट किसका है? राम का। श्याम के यहां सिलेंडर आ गया, अब पैसे कौन दे? राम नहीं देगा, क्योंकि राम के पास सिलेंडर आया ही नहीं। अब क्या होगा? श्याम इसका भुगतान करेगा राम को, और राम किसको देगा? गैस कंपनी को। तो ऐसा जो अनुबंध है, श्याम ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन कानून ने श्याम पर यह थोप दिया है कि उसको भुगतान करना पड़ेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए बी के मकान में किराए से रहता है, ए बी के मकान में किराए से रहता है। बी ने बिजली और पानी का बिल नहीं चुकाया, 5,000 रुपए। बिजली और पानी वाले कनेक्शन काटने के लिए बी के घर आ गए। ए ने यह सोचा कि अगर कनेक्शन कटेगा तो मैं भले किराएदार हूं, लेकिन तकलीफ मुझे भी होगी। यह सोचकर उसने 5,000 रुपए बिजली पानी वालों को दे दिए। बिजली पानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसका था? बी का। मकान उसका है, भुगतान किसने किया? ए ने। तो कानून ने बी पर यह थोप दिया है कि वो ए को 5,000 रुपए का भुगतान करे, जबकि ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं वो अर्ध अनुबंध कहलाते हैं। अगला देखिए, निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध वो है जिसमें सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है और कुछ भी पूरा करना शेष नहीं बचा है, तो ऐसा अनुबंध निष्पादित अनुबंध कहलाता है। राम ने श्याम की कार लेने के लिए एग्रीमेंट किया 1 लाख रुपए में। राम ने 1 लाख रुपए श्याम को दे दिए, श्याम ने अपनी कार राम को दे दी, उसके नाम करा दी। अब बचा क्या? कोई दायित्व शेष नहीं बचा, यानी अनुबंध का निष्पादन हो गया, अनुबंध पूरा हो गया, अब कोई दायित्व शेष नहीं बचा है। तो ऐसा अनुबंध निष्पादित अनुबंध कहलाता है। अगला देखिए, निष्पादनीय अनुबंध।
निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध जिसमें सभी पक्षकारों को अपने दायित्व पूरा करना बाकी है, दायित्व पूरे नहीं है। राम ने श्याम से एग्रीमेंट किया 1 लाख रुपए में कार बेचने का, न तो अभी राम ने कार दी है और न श्याम ने पैसा दिया, तो अभी दायित्व बाकी है। तो ऐसा अनुबंध निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय अनुबंध। वह अनुबंध जिसमें दोनों ही पक्षकार वचनों का आदान प्रदान कर उन्हें भविष्य में पूरा करने का ठहराव करते हैं। वचनों का आदान प्रदान तो हो गया, राम ने श्याम से कार खरीदने का सौदा कर लिया, लेकिन अपना अपना वचन कब पूरा करेंगे? इन फ्यूचर, भविष्य में जो भी तारीख उन्होंने तय की है उस तारीख को अपना अपना वचन पूरा करेंगे। तो ऐसा जो अनुबंध होता है वो द्विपक्षीय अनुबंध कहलाता है। अगला देखिए, प्रस्ताव। जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपनी इच्छा इस भाव से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो यह प्रस्ताव कहलाता है। यहां एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। इस भाव से इच्छा प्रकट करना कि दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट देखिए, स्पष्ट प्रस्ताव। स्पष्ट प्रस्ताव जिसे लिखित या मौखिक शब्दों में प्रकट किया जाता है, ऐसा प्रस्ताव स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जिसे या तो लिखित शब्दों में प्रकट करते हैं या फिर मौखिक शब्दों में प्रकट करते हैं, तो ऐसा प्रस्ताव स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। तो ये 15 शब्दावली हो गई हैं। आज की क्लास में इतना ही, शेष अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।